लाइन खा गई मैं। हाँ पढ़िए। A good book delights a person irrespective of his age. हाँ, एक अच्छी किताब एक व्यक्ति को उसकी उम्र से हटकर प्रसन्नता प्रदान करती है। If a book is really good, यदि एक पुस्तक वास्तव में अच्छी होती है it delights the reader at 18 तो ये 18 साल की उम्र में पाठक को आनंद देती है, and it will delight him much more at 25 और ये उसे 25 साल में और ज्यादा मजे देगी, आनंद देगी। and at the age of 30 और 30 साल की उम्र में the same reader will find newness in the same book. तो वही पाठक उसी किताब में नवीनता पाएगा। The same holds true at the age of 50 or 60. देखो लाइन बदल के लिखी है मैंने किताब से हट के। और यही चीज 50 या 60 साल की उम्र में सत्य साबित हो जाती है, होल्ड्स ट्रू, सत्य लगती है या सत्य साबित हो जाती है। Thus, कॉमा लगाओ। a great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind. इस प्रकार एक महान पुस्तक रीडर के माइंड की उन्नति के अनुपात में बढ़ती जाती है। काफी है। नेक्स्ट चैप्टर है, कोई दिक्कत है तुम्हें इस चैप्टर में? इनको कुछ हो तो बताओ। कहानी मत बोलो, हमें अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना। देखिए इंडिगो कहते हैं नील, नील की खेती होती देर नील होता है ना आपके जो सफेद मम्मी जो कपड़े धोती है व्हाइट कलर की शर्ट उसमें नील डालते हैं नीला करने के लिए, उसे इंडिगो कहते हैं अंग्रेजी में नील को, ये वही नील है। तो आपको इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, ये आजादी से पहले की घटना थी। और जो इसका राइटर है, क्या नाम है इसका राइटर का, देखो जल्दी, इंडिगो का राइटर कौन है? लुईस फिशर। हैं? लुईस फिशर। कौन है? लुईस फिशर। फिशर नहीं है वो, लुई फिशर। तो जो लुई फिशर है ये आपके गांधी जी के पास 1918 में मिलने आया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त की उसमें था, तब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए हुए थे। तो लुई फिशर क्या है, जब लुई फिशर आया था 1942 के समय में। अब आपको मैं बताता हूँ, ये थोड़ी फ्लैशबैक में कहानी चलेगी पूरी, जैसे वो आप मूवीज में देखते हैं ना फ्लैशबैक में कहानी चलती हुई। मूवीज में होता है जैसे कोई हीरो है जेल के अंदर बंदे, जेलर बोलता है आपका व्यवहार तो इतना अच्छा है, आपने इतना बड़ा क्राइम कैसे कर दिया? तो फिर उसके बाद वो कहता है नहीं जेलर साहब ये उस समय की बात है जब, और फिर वो यूं देखता है और फिर वो बैक की ओर जाने लग जाती है कहानी पूरी, उसे फ्लैशबैक में जाना कहते हैं। तो 1942 में जब महात्मा गांधी ने आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय लुई फिशर जो महात्मा गांधी का बहुत तगड़ा चेला था, भक्त था, वो इनके पास आता है और महात्मा गांधी से बोलता है कि महात्मा जी आपने ऐसा क्या है या आपने कैसे तय कर लिया कि एक अजय शक्ति से आप लड़ सकते हैं और बिना हथियारों के आप भगा देंगे उसको? तो आपके अंदर इतना उत्साह, उमंग, महत्वाकांक्षा कैसे विकसित हुई कि आप निहत्ते ही एक दुनिया की सबसे महानतम शक्ति से लड़ने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, और ये माना जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि जब भारत में अंधेरा होता था तो इंग्लैंड में उजाला हो जाता था। और उस समय साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, ये सब इंग्लैंड के अंडर में थे। और ये भारत, ये वाला भारत नहीं था, बृहत्तर भारत था जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान भी हमारा एक भाग थे। चाइना, नेपाल। नेपाल नहीं, नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा है किसी का, अफगानिस्तान कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। ये दो कंट्रीज ऐसे रहे जिन्हें कभी भी किसी ने स्लेव नहीं बनाया, ये ध्यान रखना। हाँ नेपाल
जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा था तो नेपाल में वो छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ के गवर्नर जनरल जाया करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेपाल अपने आप में एक स्वतंत्र देश रहा है शुरू से, इस पर कभी कब्जा नहीं रहा है किसी का, ये ध्यान रखना। ये है हाँ भाई, नेपाल की सत्ता वो रही है, उनकी पैरेलल गवर्नमेंट चली है वहां पे, जैसे आज नागालैंड में चलती है पैरेलल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का समझौता है वहां पे। समझ में आ गई? तो लुई फिशर जब इनके पास आया तो महात्मा गांधी 1942 में बैठे हुए थे, तो ना महात्मा गांधी ने कहा ये बात 1918 की है लुई फिशर, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे अंदर ये महत्वाकांक्षा और ये एनकरेजमेंट कैसे मिला। तो 1918 की बात है, एक व्यक्ति आया मेरे पास, वहाँ का क्या बोलते हैं, चंपारण का, चंपारण बिहार का एक जिला है वर्तमान में। तो वहां से एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक कृषक मेरे पास आया। एक तो नॉलेज रखें आप, पीजेंट और फार्मर में क्या अंतर होता है, इस चैप्टर में नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। पीजेंट होता है कृषक जो दूसरे की जमीन पे काम करता है खेती का, और किसान होता है जो अपनी जमीन का स्वयं मालिक होता है। पीजेंट गरीब होता है, फार्मर जरूरी नहीं है वो गरीब हो, डिपेंड करता है उसके पास जमीन कितनी है। तो एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक पीजेंट आया फटेहाल हालत में, और महात्मा गांधी, उससे किसी ने बोल दिया था कि वहां पर इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण में, नील की उगाई करने वाले, वो बहुत ज्यादा परेशानी में, और अंग्रेज अधिकारी उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो किसी ने राजकुमार शुक्ला से कहा तुम गांधी के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो राजकुमार शुक्ला चंपारण से, जो नेपाल की तलहटी में बसा हुआ है, वर्तमान में बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर वो आया गुजरात में, अहमदाबाद में जहाँ साबरमती आश्रम था, और वह महात्मा गांधी से आकर बोला। तब महात्मा गांधी नहीं जानते थे चंपारण कहाँ पर है, तो उन्होंने उससे ऐसे ही कह दिया टालने के लिए, नेता तो थे ही महात्मा गांधी भी, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया हाँ देख लूंगे चलेंगे। लेकिन राजकुमार शुक्ला बहुत ज्यादा अड़ियल किस्म का बंदा था, वो महात्मा गांधी के साथ चैटा रहा, जब तक कि महात्मा गांधी ने टेंटेटिवली एक डेट नहीं दे दी कि मैं इस तारीख को तेरे साथ जाऊंगा, तब तक वो साथ रहा। फिर महात्मा गांधी ने उससे कह दिया कि मैं फलाना तारीख को फलाना दिन वहां पर मौजूद रहूंगा वेस्ट बंगाल में, तब अपन वहां से चलेंगे। तुम्हें पता ही है ईस्ट इंडिया में 7 बहनों के नाम से 7 राज्य स्थित हैं, 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो आपका बिहार भी बंगाल के पास ही पड़ता है, वहाँ 7 सिस्टर्स एरिया कहलाता है वो। तो महात्मा गांधी ने उसको बता दिया। अब ये क्या है, जब महात्मा गांधी ने जो चीज बताई थी कि मैं फलाना तारीख को आऊंगा, तो राजकुमार शुक्ला वहां मौजूद था। अब महात्मा गांधी उसकी टेनेसिटी, उसका जिद्दीपन और उसकी क्या कहते हैं अड़ियलपन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसने कहा ले चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब वहां से वो चंपारण के लिए, मतलब सबसे पहले ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठकर वो सबसे पहले उससे पटना के लिए ट्रेन में बैठे। अब पटना के लिए गए तो वहाँ एक चोट हो जाती है उनके साथ। पटना उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर था, जो महात्मा गांधी के एक मित्र हुआ करते थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे। तो आपको इस किताब में एक वर्ड मिलेगा, हु वाज देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड लेटर ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट एक ही बार यूज हुआ है, तो पार्टी का तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष कहलाता है और देश का वो राष्ट्रपति कहलाता है, और वर्ड एक ही आएगा प्रेसिडेंट। तो थोड़ा सा सचेत रहना उस लाइन में जब आपको किताब पढ़ाई जाएगी। ये सीबीएसई में भी है ये वाला चैप्टर आपके। तो जब महात्मा गांधी पटना के लिए गए तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर में मौजूद नहीं थे। अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने घर में मौजूद नहीं थे तो उनके नौकरों ने वो महात्मा गांधी को जानते नहीं थे, उनके नौकर सर्वेंट थे जो वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, और वो नौकर मानते थे कि राजकुमार शुक्ला उनके मालिक को इंडिगो शेयर ब्रोकर के बारे में परेशान करता रहता है। और आज ये दूसरे एक और कृषक को उठा लाया, तो महात्मा गांधी को उन्होंने एक दूसरा कृषक समझा, क्योंकि महात्मा गांधी बॉडी से थोड़े दुबले पतले थे और धोती पहनते थे। तो उनसे कह दिया तुम वहां गेट पर बैठ जाओ,
और जमीन पे बिठा दिया महात्मा गांधी को भी राजकुमार शुक्ला के साथ। अब महात्मा गांधी को प्यास लगी तो वो वहां के कुएं के पास गए। अब वो कुएं में गए तो नौकरों ने कह दिया तुम छुओगे नहीं उसे, इससे अपवित्र हो जाएगा हमारा पानी। तो महात्मा गांधी को लगा यार ये तो यहाँ छुआछूत चलती है, यहाँ तो भयंकर अनटचेबिलिटी है। अब बेचारे उनको क्या मालूम था कि महात्मा गांधी अछूत नहीं थे। खैर ओवरऑल फिर उसके बाद महात्मा गांधी को लगा कि राजकुमार शुक्ला के साथ जाऊंगा तो ये तो आगे भी चोट हो जाएगी मेरे साथ और लंबी चौड़ी, क्योंकि आप जिस कैटेगरी के व्यक्ति के साथ रहोगे आपकी इमेज और आपके मनोदशा आपकी उसी के अंतर्गत डेवलप होती जाती है। आप हल्के किस्म के आदमियों के बीच में रहोगे आपकी मानसिकता हल्की होती जाएगी। अपराधी के साथ रहोगे तो वो अपराधी आपको जहाँ जहाँ ले जाएगा आप ध्यान रखें वो अपने ही कैटेगरी के लोगों के पास ले जाएगा, तो आपकी इमेज उसी के अनुसार ग्रो करती जाएगी, तो आपकी इमेज भी वैसी रहेगी। तो इसलिए कहते हैं आदमी को अपनी इमेज बनानी है तो समकक्ष या खुद से हायर लोगों के बीच में उसका मूवमेंट होना जरूरी है, तो उसी के अनुसार उसके दिमाग का दृष्टिकोण बनता जाता है। अब राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे महात्मा गांधी, तो देख लो उनके साथ क्या सम्मान हुआ, उन्हें गेट पर ही बिठा दिया सड़क रोड जमीन पे। अगर नौकरों को पता रहता कि महात्मा गांधी तो बिठाते गए थे, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे तो ये हुआ। अब महात्मा गांधी थे नेता आदमी, वो समझ गए एकदम से यार ये तो इसके साथ जाऊंगा तो ये तो आगे भी पिटवा भी सकता है। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर में अपने कुछ मित्र थे उनको कहा, और वहां पर थे वहां दो व्यक्ति, एक तो दो नाम आएंगे आपके, उनसे बोला कि तुम स्टेशन पे मिलना और वहां पर तुम बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर आना, मैं फलाना रात को इतने बजे वहां पहुंचूंगा। और वो जानना चाहते थे उस बातों को जो कि वो राजकुमार शुक्ला उन्हें बताने में असमर्थ था। तो वहाँ मुजफ्फरपुर नगर पर रुके। ये क्वेश्चन आया था मुजफ्फरनगर क्यों गए, या ये भी एक क्वेश्चन आ जाता पटना में इनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो गया था, ये कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। अब वहां पर प्रोफेसर मलकानी और दूसरा एक और नहीं है कोई, वो वहां पर आए और उन्होंने महात्मा गांधी ने उनसे पूछा यार क्या मामला है ये नील की खेती का। तब उन दोनों ने इनको वास्तविक घटना बताई, क्योंकि राजकुमार शुक्ला था बिल्कुल इलिटरेट, तो वो बताते नहीं बता पा रहा था। तो महात्मा गांधी को लगा कि इसके कहने पर आगे और चला गया मैं, तो पता लगा और आगे कहीं चोट हो जाए तो समस्या हो जाएगी मेरे साथ, तो इसलिए पहले पूरी जानकारी ले लूंगा वहाँ की चंपारण की एक्चुअल हो क्या रहा है। तो हो ये रहा था चंपारण में जो वहाँ के जमींदार थे वो अंग्रेजों से मिलके रहते थे। ये तो तुम सत्य जानते ही हो सब लोग कि प्राचीन आजादी से पहले जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे और जो इनके ऊपर अंग्रेजों का वरदस्त रहता था और जो अंग्रेजों को लगान देते थे वो आजादी के बाद भी पनपते रहे। हमें आजादी इन लोग जमींदारों से नहीं मिली है कभी भी। ये आजादी से पहले भी अंग्रेजों के शासनकाल में आनंद उठाते थे और इन्होंने आजादी के बाद भी आनंद उठाए। ये हम भारतीयों के दिमाग का शोषण करते रहे और आज तक हमारे दिमाग का शोषण होता रहा है और तब तक होता रहेगा जब तक हमारे दिमागों में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति चलती रहेगी। ये ध्यान रखना हमेशा, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में कोई कष्ट नहीं झेले, जिन्होंने उनके शासनकाल में आनंद का उपभोग किया वो आज भी आनंद भोग रहे हैं। अब इसे हमारी अकर्मण्यता कहो या हमारी अज्ञानता कहो या हमारी देशभक्तिहीनता कहो, ये अपने अपने दृष्टिकोण है तुम्हारे, लेकिन सत्य यही है। तो महात्मा गांधी को पता चला वहां पर कि अंग्रेजों ने वहां पर किसानों को गरीब बनाए रखने के लिए ये कह रखा था कि तुम अपनी जमीन के 1/3 हिस्से में या उसके 1/40 हिस्से में तुम नील उगाओगे। इससे अंग्रेजों को दो फायदे होते थे, एक तो और लगान के तौर पर सारी नील उनको दोगे तो इससे दो फायदे होते थे अंग्रेजों को। एक तो वो नील को यूरोप में बेच आते थे, उससे उनकी इनकम बढ़ती थी,
दूसरा फायदा ये होता था जिस जमीन में नील उगाई जाती है वो परमानेंट बंजर हो जाती है। अब जब वो स्टेराइल हो जाएगी, जमीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी, तो हमेशा कृषक गरीब ही बना रहेगा, वो नील के अलावा कुछ भी नहीं उगा सकता उस जमीन पे। तो अंग्रेज दो तरफा शोषण करते थे। और जमींदार, भारतीय जो जमींदार थे, वो अंग्रेजों को लगान देकर उनकी चापलूसी करके वो उसमें सपोर्ट करते थे अंग्रेजों का। उसी समय क्या हुआ, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली, संश्लेषित नील, केमिकल नील। तो अंग्रेज जान गए इस बात को, अब उनकी नील कोई भी नहीं खरीदने वाला। तो अंग्रेजों ने, सालों ने क्या बदमाशी करी, उन्होंने इन कृषकों को यूं कहा, देखो हमारे दिल में एक बहुत अच्छी भावना है तुम्हारे प्रति, हम चाहते हैं तुम्हारी जमीनें हम तुमको वापस दे दें, अब तुमको हमें लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम एक मुश्त पैसा दे दो हमें और तुम्हारी जमीन के मालिक तुम। किसान मस्त हो गए, चलो, क्योंकि किसान क्या है, जमीन को अपनी मां मानता है भारत में। अ फार्मर, अ पीजेंट ऑलवेज ट्रीट्स देयर लैंड एज देयर मदर। वो उनकी बातों में आ गए। कुछ लोगों को बाद में जब ये बात पता चली, ये अंग्रेज तो साले ये गेम खेल रहे हैं, जब उन्हें बाद में पता चली, अब अंग्रेजों का सूचना तंत्र तगड़ा था, तो उन्हें जल्दी पता लग गई जर्मनी वाली बात, इनको बाद में पता चली। अब उन्होंने अपने पैसे मांगने चालू कर दिए कि हमारा पैसा हमको वापस दो। तो अंग्रेजों ने ठग और लठेर बुला लिए कि जो साला विरोध करे डंडे लगाओ उनके। धीरे धीरे क्या ये बात फैलने लग गई। अब जिन्होंने पैसे दे दिए थे पहले, वो भी अपनी हक मानने लगे। अब अंग्रेजों के इनमें लड़ाई चालू हो गई। इस निपटारे के लिए राजकुमार शुक्ला इनके पास आए। अब महात्मा गांधी जब चंपारण गए तो वहां के वकीलों को बुलाया। वकील महात्मा गांधी को जानते थे सबके सब। तो महात्मा, और वहां पर पूरे के पूरे चंपारण में, मुजफ्फरपुर में खबर फैल गई, एक महात्मा साउथ इंडिया से आया है और उन लोगों की मदद करना चाहता है जो अंग्रेजों से संतप्त है या पीड़ित हैं। तो सारे के सारे कृषक आ गए वहां, लट ले लेके, चलो चलो चलो, सरकार के खिलाफ एक हमारी मदद करने महात्मा आया है। अब आओ देखा ना था, दिलदारी का होते हैं सारे के सारे वहां के लोग। चलो लट ले लेके, और सबके सब चले और वहां आ गए महात्मा गांधी के पास। तो महात्मा गांधी ने पहले उनसे कहा तुम इतने शांत रहो, और वकीलों के एक झुंड को बुलाया। वकीलों से बोला भाई मैटर क्या है। तो वकीलों ने कहा साहब हम इन लोगों के लिए केस लड़ते हैं और अदालतों में इनके मामलों को उठाते हैं। तो महात्मा गांधी ने, और इनसे फीस भी लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने उनको झिड़की लगाई कि यार ये तो वैसे ही मरे पड़े हैं, वैसे ही दबे हुए हैं, गरीब हैं, तुम इनसे फीस ले रहे हो, ये क्या बेवकूफियां करते हो। तो ये क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी ने डांट क्यों लगाई थी, मतलब उनको चाइल्ड क्यों किया, चाइल्डिश डांट क्यों लगाई है, बचकानी डांट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है 2 नंबर का, क्योंकि उन्होंने फीस का बोला था। फिर महात्मा गांधी ने कहा यार ये तो वैसे ही पीड़ित हैं और अदालतों में इनके मामलों को ले जाते क्यों। अब अदालत में ले जाओगे, वहां 6 मजिस्ट्रेट बैठे हैं, 6 के 6 अंग्रेज हैं, तो तुम्हारे फेवर में डिसीजन लेगा कौन। और या फिर वो 5 मजिस्ट्रेट अंग्रेज रखते हैं, 6ठा इंडिया की तरफ से रख लेते हैं, और फिर कहते हैं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अब 5 मजिस्ट्रेट एक साइड में हो गए, एक आपका पक्ष का रख दिया, और फिर कह देंगे बहुमत किसके साथ है। अरे तो 6 में से 5 अंग्रेज रखेंगे तो 5 तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे, तो निर्णय तो उन्हीं के फेवर में जाएगा ना टोटली। ऐसा गेम खेलते थे अंग्रेज। और यही बात थी कि हमारे यहाँ पर सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, सुखदेव, इनको फांसी इसीलिए हुई थी क्योंकि इनके पक्ष में बोलने वाला कोई था ही नहीं भारत के तरफ से। इवन महात्मा गांधी ने भी इनकी फांसी को रोकने से मना कर दिया था, मतलब रिट ही नहीं लगाई इनके लिए कि इनको बचाया जाए। ऐसा माना जाता है अगर बैरिस्टर के तौर पर महात्मा गांधी इनकी फांसी को रोकने के लिए कह देते तो अंग्रेजों में दम नहीं था कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और ये जो ये बिस्मिल्ला खान थे और जो अशफाक उल्ला खान थे, इनको फांसी सजा नहीं होती। लेकिन इन्होंने इनको बचाने के लिए कोई हथेली नहीं लगाई महात्मा गांधी ने। ऐसे बैरिस्टर हमारे देश के मौजूद थे जिन्हें हम आज राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। अब ये अच्छी बात है या दुख की बात है, आप स्वयं आकलन करें। सत्य बात है लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर क्या होता है,
जब महात्मा गांधी चंपारण गए तो महात्मा गांधी सबसे पहले क्या है, वहां पर तिरहुत डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर के पास गए। एक डिविजनल कमिश्नर के अंडर में कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, 6 जिले। तो ये तिरहुत डिविजनल कमिश्नर के पास गए और उनसे जाकर बोला कि भाई क्या मामला है, अब क्या कर रहे हो यहाँ। अब वो डिविजनल कमिश्नर आपका आईएएस अधिकारी आईसीएस होता है, 6 कलेक्टर अंडर में होते हैं। तो उसने कहा मैं बाहर वाले व्यक्तियों को कुछ नहीं बताता। तो महात्मा गांधी बोले उससे, तिरहुत के डिविजनल कमिश्नर थे, संभागीय आयुक्त, शुद्ध हिंदी में बोले तो संभागीय आयुक्त से बोले कि मैं बाहर ही नहीं हूँ। तो डिविजनल कमिश्नर ने कहा तू एक काम कर, मेरे पूरे डिवीजन से बाहर हो जा। एक डिवीजन, एक संभाग के अंदर कम से कम 6 से 7 जिले आते हैं, ध्यान रखना। ये कोटा एक पूरे राजस्थान को 6 संभागों में बांटा गया है। तो कोटा संभाग के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, ये पूरे एरिया आपके कोटा संभाग के अंडर में, सॉरी टोंक नहीं, 12, ये सारे के सारे आपके कोटा संभाग के अंदर आते हैं। यहाँ के सारे कलेक्टर्स इसके अंडर में होते हैं, कोटा डिविजनल कमिश्नर के। तो उसने अपना पद के अनुरूप ही उनको डांट लगाई, मेरे संभाग से ही बाहर चले जा। महात्मा गांधी का मैं तो चंपारण जा रहा हूँ कल। अब वो हाथी पर बैठ के गए तो एक गाड़ी वाला आया पुलिस का मैसेंजर, वो गाड़ी को उनके हाथी के आगे खड़ा कर दिया कि थाने चलो तुम। थाने में गए। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर मैं इस आदमी के मुंह लगूंगा तो अनशन बकेगा। तो महात्मा गांधी चुपचाप चले गए उसके साथ, मैसेंजर के साथ। तो मैसेंजर भी क्या बोले, अब एक बोली 100 को, एक चुप्पी 100 को हराए कहते हैं। अब उसने कागज पकड़ाया, लेटर, कि आपको आदेश दिया गया था संभाग से जाने का, आप यहीं पर ही वापिस रहे, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो महात्मा गांधी ने कागज को देखा कि आदेश तो ये है कि यहाँ से जाओ। तो महात्मा गांधी ने नीचे लिख दिया कागज में, मैं नहीं जाऊंगा, साइन करके ले, पकड़ तेरा कागज। और उस संदेश विभाग को फिर पकड़ा दिया। संदेश विभाग का दिमाग खराब है, बोल तो रही नहीं है कुछ भी। अब क्या करें। अब महात्मा गांधी गए, उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। केस दर्ज हो गया तो अदालत लगी। अब इसी बीच में पूरे मुजफ्फरपुर नगर में फैल गई खबर और सब देवदार का लट ले लेकर आ गए, सारे लठे वहां पे, और महात्मा गांधी को ले नारे लगाने लगे। अब इतनी तो अंग्रेज फोर्स ही नहीं थी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, 35 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन पर केवल 7,000 अंग्रेज शासक थे। केवल 7,000 अंग्रेजों ने हम पर शासन कर रखा था, 35 करोड़ आबादी पर। तो आप अंदाजा लगाओ हम भारतीयों का ब्लड कितना गद्दारों से भरा पड़ा है। मतलब हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, यू कैन गैस। हमारी नस्ल क्या है, हम हमारी ग्लोरी, हम हमारा ग्लोरीफाइड पास्ट भूल चुके हैं, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने हमें हमारा ग्लोरीफाइड हिस्ट्री नहीं पढ़ने दी। हमें केवल उन्हीं लोगों को ग्लोरीफाई कराया गया है हमारे इतिहास में जिन्होंने हमको लूटा है। हमारे जो देश को, हमारे भारतवर्ष को, जो सकल जम्बू द्वीप को बनाने वाले लोग थे, एक महान भारत बनाने वाले लोग थे, इनका इतिहास आज के युवा वर्ग को, तुम्हारी एज ग्रुप को ABC भी नहीं मालूम। ये लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति है। आप वेस्ट बंगाल कभी जाएं तो वहां के म्यूजियम में देखना, लॉर्ड मैकॉले ने साफ एक लेटर में लिख रखा है, अगर भारतीयों को इनके ग्लोरीफाइड हिस्ट्री का परिचय करा दिया जाए तो दुनिया में ये भारतीय दोबारा से रूल कर बैठेंगे। क्योंकि भारतीयों को अगर रूरल बनने से रोकना है, दुनिया का रूरल बनने से रोकना है, तो इनके ग्लोरीफाइड हिस्ट्री को इनको कभी मत सीखने देना, इनकी नजर में ही मत आने दो इनका इतिहास क्या था। और आज भी हमें हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, सबसे बड़े दुख की बात है ये। तो महात्मा गांधी जब वहां पर गए, वो सारे के सारे वो किसान आ गए उनके मिलने वाले, और लट ले लेके आ गए। अंग्रेज कांप उठे एकदम कि ये तो इतनी भारी तादाद में आ गए, हमारे को तो बचाने वाले ही टोटल नहीं है यहाँ इतने। तो महात्मा गांधी तो उन्होंने अपील करी,
कि आप लोगों को रेगुलेट करो, इन्हें नियंत्रित करो। तो महात्मा गांधी ने पब्लिक को समझाया भी मैं अदालत में जा रहा हूँ, जब तक मैं अंदर हूँ आप कोई एक्शन ना लें। अब अंदर गए तो मजिस्ट्रेट ने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी क्या था? तो महात्मा गांधी ने कहा ये तो कर्तव्यों का विवाद है। मैं एक तरफ मेरे अपने देश के लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ कानून की भी रक्षा कर रहा हूँ, देख लो बात। वरना अगर मैं लोगों को रेगुलेट नहीं करूँ तो आपके चमड़े खोल देंगे पूरे। तो मैं आपकी भी मदद कर रहा हूँ और अपने लोगों को भी नियंत्रित कर रहा हूँ। तो आपकी भी मदद हो रही है, नियंत्रित कर रहा हूँ, और मैं अपने लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिसे आप लोग विरोध में लेते हो। इसमें मेरा क्या दोष है? तो अब उन्होंने वहाँ गवर्नर जनरल से बात करी दिल्ली में का उस समय तो राजधानी कैलकाटा थी भारत की। तो उन्होंने कैलकाटा बात करी तो गवर्नर जनरल ने कहा अरे इस आदमी से टक्कर मत लो, इस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला रखा है, तो इस आदमी से पंगे मत लो रत्ती भर भी। तो मजिस्ट्रेट ने गांधी को बुलाया कि मैं 120 मिनट बाद डिसीजन दूंगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे बाद, और उसके बाद केस को तब तक एडजर्न किया जाता है, टाला जाता है। और फिर महात्मा गांधी को अपने केबिन में, पर्सनल केबिन में बुला के मजिस्ट्रेट बोला तुम एक काम करो, अपने जमानत के कागजात तैयार करो, तुम्हें जमानत दे रहा हूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा जमानत किस बात की दूं मैं? जमानत पे अगर मैं छूट रहा हूँ तो इसका मतलब तो ये मैंने अपराध किया हुआ है। भाई जमानत पे कौन छूटता है? जिसने अपराध किया हुआ है। हमेशा ध्यान रखो एक कानून की पहली सीढ़ी है, अगर कोई आदमी जमानत पे बाहर है तो आप उसे निर्दोष मत मानो, वो अपराधी तो है, लेकिन उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके अपने आप को सही साबित करने के लिए टाइम मांग रखा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जमानत पे छूटे हुए आदमी को कि वो निर्दोष है। तो गांधी ने कहा मैं जमानत काहे को दूं? मैंने अपराध किया क्या है जो मैं जमानत दूं? मैं तो नहीं दूं जमानत भी। तो मैं सजा देनी है, सजा दो। तो मजिस्ट्रेट ने कहा दादा तू तो जा, और गांधी को बरी कर दिया। गांधी ने अपना आदमियों से कहा सीधा कि जब मैं बिना लड़े अदालत से छूट गया तो इन अंग्रेजों में तो दमी नहीं है यार, बिल्कुल। हम तो पहली लड़ाई जीत चुके हैं। फिर महात्मा गांधी को गवर्नर जनरल ने बुलाया। गवर्नर जनरल ने क्या, डिविजनल कमिश्नर ने वहां के तिरुत के, अब वो भी हार मान गया जब गवर्नर जनरल से फटकार लगी उसे। उनने कहा इस आदमी की मांगे मान मान के नक्की करो ताकि जितना शासन और कर सके और कर लेंगे भारतीयों पे, इससे ज्यादा पंगे मत लो, जो कह रहा है मानते जाओ। तो गवर्नर जनरल ने बुलाया। अब गवर्नर जनरल ने बुलाया तो सारे जमींदारों की भी एसोसिएशन बुलाई। अब 6 जने आए। अब 6 जनों में भारतीयों का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी अकेले, और 5 जने वो। तो जमींदारों के समूह का एक अंग्रेज पिट्ठू बोला कि भाई आप चाहते क्या हो? सब लोग ये मान के बैठे थे गांधी जी तो कहेंगे कि 100% रिएम्बर्स करो, आप पैसा वापस से लौटाओ। तो गांधी ने कहा मुझे तो तुम एक काम करो 50% दे दो बस, खाली 50% में खुश हो जाऊंगा मैं तो अंग्रेजों के प्रतिनिधियों में से एक बोला 25 में मान जाओ ना गांधी जी। तो गांधी का अच्छा ठीक है 25 ही दो। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का इंपॉर्टेंट बनता है, गांधी 25% के सेटलमेंट के लिए राजी क्यों हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी ने बाद में बताया बात पैसे की वापसी की नहीं थी, बात यह है कि अभी तक जो अजय ताकत मानी जाती थी वो पैसा देने को तैयार हो गई है। जो कभी देने की सोचते भी नहीं थे वो आज देने को तैयार हैं। इसका मतलब अब ये भागने के लिए भी तैयार होंगे आने वाले टाइम में। और एक बार जब आदमी लिया हुआ पैसा दे रहा है तो मतलब वो अपनी इज्जत भी दे रहा है, प्रेस्टीज भी दे रहा है उसके साथ। यानी ये पिट रहे हैं हमसे, हार रहे हैं, तो इसलिए वो 25% के लिए एग्री हुए। ये याद कर लेना ये वाली लाइन या आंसर को। फिर इसके बाद गांधी ने वहाँ चंपारण ये मान के चले थे कि ये तो कुछ दिनों का मामला होगा, लेकिन गांधी के जीवन के चंपारण प्रवास ने उनके जीवन के 7 साल निकाल दिए वहाँ पे। अब फिर गांधी ने चंपारण की अव्यवस्थाएं देखी, फिर इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को भी बुला लिया वहाँ पर। अब पत्नी से कहा कि यहाँ की महिलाओं को थोड़ा सफाई व्यवस्था के बारे में सिखाओ। तो महात्मा गांधी की पत्नी
ने वहाँ पर एक महिला से कहा कि थोड़ा साफ सफाई वफाई का ध्यान रखो, सैनिटेशन का ध्यान रखा करें आप थोड़ा, ऐसे गंदगी में रहते हैं बीमारियां आएंगी। तो वो महिला महात्मा गांधी की पत्नी को अपने घर ले गई और वहाँ देखा तो वहाँ कोई अलमारी नहीं थी और वो नहीं थी। उन्होंने कहा ये एक साड़ी मैंने पहन रखी है, अगर मैं इसको धोती हूँ तो दूसरी क्या पहनूंगी। तो वहाँ पर कपड़े की व्यवस्था नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, तो गांधी ने फिर वहाँ चार जो है एक प्राइमरी स्कूल खोलने की हिमायत करी कि यहाँ प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएं, अध्यापकों को बुलाया जो बिल्कुल फ्रीली वहाँ पर सेवाएं दे सकें अपनी, और डॉक्टर्स का आह्वान किया उन्होंने। तो वहाँ पर कुछ नरहरि पारीख में 4-5 प्रकार के डॉक्टर टीचर्स आए वहाँ पे, जिन्होंने निशुल्क सेवाएं दी। और वहाँ 3 प्रकार की दवाएं थी, कुनैन थी, एक तो कुनैन थी जिसे आप आज की तारीख में लैरिगो के नाम से जानते हो, और आपकी एक सल्फर वो था पाउडर जो घाव में लगाते हैं ना, बुरक देते हैं, सफेद पाउडर। और एक वो तेल था, वो जो बचपन में बच्चों को दिया जाता है, काय का तेल होता है वो, अरंडी का तेल, पेट साफ करने का, कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल और सल्फर और कुनैन, ये 3 दवा लेकर आए वहां पर। तो जो भी कोई सफेद टंग दिखाता, सफेद टंग का मतलब पेट खराब, तो उसे वो वाला ऑयल दे दिया जाता था, अरंडी का तेल। और अगर कोई के घाव होता था तो उसे सल्फर और अरंडी का तेल दे देते। किसी को बुखार होता था तो उसे कुनैन और वो दे दिया जाता था, अरंडी का तेल। तो इस प्रकार ये मामला वो हुआ। फिर एक बार की बात है, फिर एक अगली कहानी आती है इसमें कि एक सर एंड्रूज आए। जब ये सर एंड्रूज थे, एक अंग्रेज बंदा था जिसको फिलीपींस भेजा जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन वो गांधी का भक्त था। तो फिलीपींस जाने से पहले वो महात्मा गांधी से विदा लेने आया, क्योंकि इनका अपोजल था। तो महात्मा गांधी के शिष्यों ने या उनके भक्तों ने कहा महात्मा गांधी के, तुम वहां क्यों जाते हो, यहीं रुक जाओ हमारे साथ। उन्हें लगा कि यार एक अंग्रेज साथ देगा तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी फायदा होगा। तो महात्मा गांधी से कहा जिसमें एक किताब में एक लाइन गलत आ रही है, उसमें नोट गलत छप रहा है, उस लाइन को करेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें लास्ट पैराग्राफ में। तो सर एंड्रूज आए तो महात्मा गांधी से उनके शिष्यों ने कहा कि इसको यहीं पर ही रुकवा दो आपके साथ। तो महात्मा गांधी ने कहा तुम केवल इस असमान लड़ाई में एक अंग्रेज का साथ इसलिए चाह रहे हो ताकि हम अंग्रेजों को बता दें कि तुम्हारे अंग्रेज साथी भी हमारे पक्ष में, देखो ये गलत है, अन्याय है, अपने ऊपर भरोसा करो। तो आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन है। एक और होता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भरता का। तो इसमें सर एंड्रूज वाली कहानी बतानी पड़ेगी। ये इस पाठ का सार है। अगले इंडिगो का